चलिए, वेब क्लास के सभी बच्चे जो क्लास में शामिल हैं या फिर चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग ये लास्ट क्लास यानी 22 तारीख को लिए थे, उसका बीच में गैप्स हो गया क्लास। पुनः हम लोग आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों को बोले थे कि 29 तारीख से पुनः क्लास आप लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आइए, आज सभी बच्चे मतलब केमिस्ट्री की जो टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, उस केमिकल काइनेटिक्स में जहाँ तक हमने टॉपिक को लास्ट किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी अपनी क्लास अटेंडेंस को दर्ज करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग क्लास में शामिल हो गए हैं। तो आइए सभी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने बता रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करता है, माने कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, माने अभिक्रिया की दर को कैसे घटा सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक घटाने बढ़ाने के लिए जो बाहरी कारक है, एक्सटर्नल जो कॉज कहते हैं, उस एक्सटर्नल कॉज में किसको क्या करना पड़ता है, वो तुम लोग के पिछले क्लास में हमने बताया था। ठीक है जी, तो याद कीजिए, फिर उसको हम थोड़ा सा आप लोग पुनरावृत्ति रिपीट कर देते हैं। आप लोग को बताए थे कि अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला कारक में पहला फैक्टर लिख पाए थे और वो था सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है। सेकेंड टॉपिक बताए थे हमने यानी टेम्परेचर। बताए थे कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की दर को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है तो अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट यानी आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर चलते हैं तो एक समीकरण बताए थे, याद होगा तुम लोग के, जब हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट बता रहे थे, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जब बता रहे थे उस समय बताए थे कि किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए अगर उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का अगर परिवर्तन करते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, वह वेग स्थिरांक का मान लगभग दुगुना या तिगुना हो जाता है। जैसा कि बताए थे तुम लोग का कि ताप गुणांक कोफिशिएंट टेम्परेचर इक्वल टू बताया था T35/T25, ये बताए थे। इसका वैल्यू बताए थे 2 या 3, ये बताया था ना जी। तो आइए तुम लोग बताए थे सभी बच्चों को कि यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे, वह लास्ट टॉपिक में हमने बता रहे थे आर्हेनियस की कहानी। किसकी कहानी? तो वैज्ञानिक बताए थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ही बताया था सबसे पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को अगर तो बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो वहां पर ताप का प्रयोग यूज कर सकते हो। और ऐसे प्रैक्टिकली बाय एक्सपेरिमेंट यानी आर्हेनियस ने ऐसा करके देखा भी। लेकिन उस समय तुम लोग को बताए थे, हम लोग याद होगा कि यहाँ पे आर्हेनियस जो है ऐसे तो बहुत सा बात बताया, इसमें कुछ टॉपिक तुम लोग को हमने बता रहे हैं। तो यहाँ पर आर्हेनियस ने, ठीक है, मतलब समझिए, आर्हेनियस एक समीकरण के द्वारा यानी इसके व्यक्त किया। तो आर्हेनियस का समीकरण भी हम लोग कहते हैं, बात समझ में। तो यहाँ पर कभी कभी देखिए, इसके पहले तुम लोग को बताया थे नर्नस्ट के बारे में, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता रहे थे। नहीं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया थे नर्नस्ट इक्वेशन, और आज तुम लोग को बताने जा रहे हैं वो है आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है जी?
आर्हेनियस इक्वेशन। यानी आर्हेनियस ने ये बताया कि किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए यानी टेम्परेचर एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और उसी टेम्परेचर को लेकर के उन्होंने बताया एक समीकरण, जिस समीकरण को आर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं या आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। वो आर्हेनियस का समीकरण था dy dt और नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू था EA/RT²। ये जो बात दिया जाता है माने आर्हेनियस इक्वेशन का जो मौलिक जो आपका कार्य इक्वेशन है जहां से शुरुआत होती है, उसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन व्यंजक यही दिया था, लेकिन इसी को हम लोग एक्सपेंड करके और इसे सेकेंड रूप में बदलते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर का परिवर्तन क्या प्रभाव क्या पड़ता है, मैंने टेम्परेचर को यहाँ वेरिएबल कर दिया है, समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर को वेरिएबल करके मैंने चर के रूप में मान लिया, और उन्होंने देखिए टी जिसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किए हैं, क्या सबसे पहले जो के था जिसके बारे में बताए थे, जिसको कहते हैं हम लोग यानी रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके बारे में याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट को शो करते हैं कौन से के से, जहां ई ए देखिए एक नया टर्म आया है ई ए, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यहाँ आप जो हो गया एक गैस कांस्टेंट है जिसको गैस स्थिरांक बोलते हैं, और T फॉर आपका टेम्परेचर बोल रहे हैं। आपको मेनली टेम्परेचर का ही यूज करना है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर क्या असर पड़ता है और उसका रिलेशन सक्रियण ऊर्जा से क्या रखता है। अब कभी कभी मानते हैं न्यूमेरिकल बनाने में अब तुमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का मतलब समझिए वो आपको EA निकालने का रहा है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का आपको यही एक तरीका बताने जा रहा है। ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफिनेशन करता है ऐसे इसको और डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिलहाल कि कोई भी देखिए रिएक्शन जब कराते हैं तो बताया था कि जब तक कोई भी अणु के पास एक निश्चित ऊर्जा नहीं होती है, जब तक वो इफेक्टिव कोलिजन जिसको कहते हैं प्रभावकारी टक्कर बोलते हैं, उस टक्कर में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिए किसी अणु को प्रभावकारी टक्कर में लाने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होना चाहिए। अगर वो ऊर्जा नहीं है तब वो समझो कि प्रभावकारी टक्कर में भाग नहीं लेगा। तो प्रभावकारी टक्कर में भाग तब लेता है जब उसका एक निश्चित ऊर्जा होती है, और उसी न्यूनतम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी को हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी कहते हैं या दिल्ली ऊर्जा कहते हैं, समझ लो। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमने इसी को आगे की कैलकुलेट कर दी है। अब dt को देखिए क्रॉस करके यहाँ ले आए हैं, तो हो गया d नेचुरल लॉग k, और a हो गया। जब क्लास में पुनः आप लोग कहीं पे बोले थे कि मैंने प्रॉब्लम होगी, बोले थे कहीं कहीं तुम लोग का कैलकुलस का टर्म आ जाएगी, तो एक लॉग होता है एक नेचुरल लॉग होता है। तो ln का जो प्रयोग हमने किया है वह नेचुरल लॉग के लिए किया है, जिसका आधार के रूप में हम e का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल लॉग हो गया k, इसका अर्थ हो गया देखिए EA/RT² और dt को ले चल गए हम। अब यहाँ पर क्या क्या कि दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब यहाँ इंटीग्रेट किए हैं तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए हैं। अब हो गया t नेचुरल लॉग k, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए हैं। अब हमने पहले ही बोले कि t के रेस्पेक्ट में यहाँ देखना होगा कि कौन कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। तो पहले ही बोल दिया हमने कि t के रेस्पेक्ट में आपका एक्टिवेशन एनर्जी माने ये भी समझिए कि कांस्टेंट है। आप तो बता ही रहे कि कांस्टेंट है ये है। अब यहाँ मैथ के विद्यार्थी को यहाँ चाहिए कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन
अब थोड़ा सा या तो टीचर के द्वारा या फिर थोड़ा सा घर पर आप लोग शुरुआती में बताए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए पुनः क्या किया, तो टी के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये बटे आर हो गया, बाकी बच गया टी के नीचे में देखिए टी स्क्वायर। अब स्क्वायर को इसको ऊपर ले जाता टी के पावर -2 हो गया, और डी टी और स्थिरांक के रूप में कुछ ला दी, मान के स्थिरांक के रूप में नेचुरल लॉग ए लिया, मतलब कुछ भी दे सकते हो, वो एक स्थिरांक है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ लिख भी दिए हैं कि नेचुरल लॉग ए को एक समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, एक आप लोग को इंटीग्रेशन में ऐसा एक फार्मूला सा भी बताए होंगे तुम लोग के मैथ वाले कि इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स इसका होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब इस फार्मूला का हमने यूज किया है यहाँ पे, और देखा जाए लिखे हैं नेचुरल लॉग a हो गया, e बाई r हो गया। अब देखिए t के पावर कितना था -2, यहाँ पर देखिए x जो था वेरिएबल क्वांटिटी था, और यहाँ t जो है देखिए वेरिएबल क्वांटिटी है, बस x की जगह पर हमने क्या रख दिया, t रख दिए हैं। अब यहाँ t रख दिए हैं, अब पावर के रूप में -2 है, तो t के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, और फिर नेचुरल लॉग ये जो कांस्टेंट टर्म आता माने c एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए सभी लड़के, तब ये जो आप कांस्टेंट जो बता रहे हैं, एक कांस्टेंट तो चले उस साइड में कर देते हैं, प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, और e बाई r हो गया। अब देखा जाए -2 प्लस 1 -1 हो गया, और यहाँ पर देखिए -1। अब यहाँ पर t के -1 को यहाँ कर दिए, तब t के पावर -1 तो 1 बाई t हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग यानी a। अब यहाँ लॉगरिथम का नियम लगा दीजिए, है ना, तो log a माइनस log n इक्वल टू log m बाई a। तो यहाँ पर log a माइनस log a है, तो यहाँ पर हो गया log k बाई a बाई a हो गया, और इस तरह से इसको डिवाइड कर दिए। अब यहाँ नेचुरल log k बाई a हो गया, तो माइनस के आगे कर दिए, a बाई rt हो गया। अब यहाँ से log को हमने हटा दिया नेचुरल log को, तब देखा जाए यहाँ स्थिरांक रूप में आपका जो भी टर्म था a बाई rt वह e के पावर हो गया, जैसा कि आप लोग लॉगरिथम में सभी बताया होगा लोग के नियम ऐसा ना कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई टर्म है, ठीक है, अब इस तरह से मानते हैं कि कोई टर्म है, कहता है कि x के पावर n है, इसका तो कहता है k, ठीक है। अब यहाँ log लगा तो कहता है कि log x के पावर k है, इसका तो n, ये बताते हैं। अब इस स्थिति में देखा जाए कि k बाई a है, यहाँ नेचुरल लॉग को हटा रहे हैं, अब यहाँ लॉग को देखिए हटा दिया, तो यहाँ पर पावर का a यहाँ चलाया। अब यहाँ लॉग को हटा दिया, तो देखिए a पावर यहाँ चलाया, तो क्या हो गया, k बाई a हो गया, यहाँ से देखिए a हटा दिए, तो a के पावर यहाँ पर चलाया, माइनस a बाई rt, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मैथ की टर्म में असल बच्चों को बताते हैं कि केमिस्ट्री या फिजिक्स की न्यूमेरिकल पोर्शन को समझने के थोड़ा सा तुमको कैलकुलस को थोड़ा सा सही रखना होगा। अब इस तरह से देखा जाए तो a यहाँ अपॉन यहाँ भागा में है, इधर कर दिया गुणा हो गया, तो k इक्वल टू a इनटू a की पावर हो गया माइनस c बाई rt। अब a ही आर्हिनीय समीकरण हो गई। अब इस आर्हिनीय समीकरण से आप चाहें तो यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है a। अब एक होता है, एक फ्रीक्वेंसी है, कंपनावृत्ति कहते हैं, तो कंपन ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम a से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ढंग से हम कल बताएंगे। आज फिलहाल ये आर्हेनियस की जो समीकरण जो हमने देखा, माने अभिक्रिया की दर पर, समझ बच्चे लोग ना, अभिक्रिया की दर पर यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको लेकर के हमने चला, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक व्यंजक प्राप्त किया। ये व्यंजक तुम्हारा वेग स्थिरांक के रूप में, कौन स्थिरांक रूप में, वेग स्थिरांक के बारे में बताते हैं कि साम स्थिरांक कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं, या रेट कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में तो ये आज ये फॉर्मूला हम बताए हैं, इस पर न्यूमेरिकल अगले दिन बताएं। बराबर तुम लोग कहते हैं जब तक थ्योरी को नहीं समझते हो तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब कभी कभी मान लेते हैं कि तुमको फॉर्मूला सीख करने के लिए दिया, तो ऐसी परिस्थिति में उसका हम लोग प्रूफ भी निकालना चाहिए।
तो चलिए आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। सभी बच्चों को